Audio Jungle. डियर व्यूवर्स, आज हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन प्रेसिडेंट सलमान इंतर साहब हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं। इनसे बात करते हैं। सलमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने यूनियन का इलेक्शन लड़ा और उसमें आपने जीत हासिल की। टाइम ज़्यादा हो गया, मुबारकबाद में फिर से आपको एक बात देना चाहूँगा उसके लिए। जब आपने एडमिशन लिया था एमयू के अंदर, तो क्या पहले से आपने ये इरादा कर रखा था कि आप यूनियन का इलेक्शन लड़ेंगे? दरअसल सियासत में मेरी दिलचस्पी बचपन से ही थी। जिस वक्त मैं बच्चे में कहूँ कि कार्टून देखते थे, उस वक्त मैं अपने वालिद के साथ बैठ के न्यूज़ देखा करता था। मतलब बहुत माइन्यूटली चीज़ों को मैं ऑब्ज़र्व किया करता था। और हाँ, पैशन तो बचपन से था, लेकिन जब एमयू में दाखिला लिया, उसके बाद चीज़ों को देखा, यहाँ की स्टूडेंट लीडरशिप को समझा, तो इरादा मजबूत होता चला गया और वक्त के साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ती गईं। तो इरादा किया वक्त और हालात को देखते हुए कि एक अच्छी लीडरशिप अपने तौर से देने की कोशिश करी और इलेक्शन लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली मुझे, माशाअल्लाह। तो इसको क्या सिर्फ इस दायरे तक महदूद करने का इरादा है या कुछ आगे करियर तरफ भी इसका रुझान है? देखिए, इंशाअल्लाह कोशिश तो यही है कि जब यहाँ तक पहुँचे हैं और दिलचस्पी भी है, क्योंकि मुझे लगता है सियासत दिलचस्पी से करनी चाहिए। जब सियासत में अगर आपकी दिलचस्पी होगी तभी उसमें आप अच्छा कर पाएंगे और दूसरे फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि मेरी दिलचस्पी भी है, तो इंशाअल्लाह इरादा तो यही है कि आगे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाके कौम मिलत की खिदमत की जाए, यही इरादा किया है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यकीनन थोड़ी सी दिलचस्पी के साथ में आपने इसमें जानकारी भी हासिल कर रखी होगी। गुज़िश्ता ज़माने में, यानी आपके मैं कह सकता हूँ कि तालिब इल्म के ज़माने में और बचपन से लेकर अब तक हमने बहुत सारे नेताओं, बहुत सारे लीडर्स के नाम सुने, उनको देखा। उस पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, पहले जो मुझे याद है, जब हम छोटे थे, क्योंकि इंटरेस्ट था, सब चीज़ें माइन्यूटली ऑब्जर्व की जाती थी, मैंने की हैं, तो उस वक्त पॉलिटिक्स में मोरल एथिक्स हुआ करते थे, कायदे कानून हुआ करते थे कि भाई ये पैरामीटर्स हैं, ये चीज़ें हैं। आज के वक्त में ये समझ लीजिए कि वो सारी चीज़ें, मोरल एथिक्स, वैल्यूज़, वो सब किताब के पार्ट रह गए हैं। पॉलिटिक्स में उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से बोलता है, बदज़ुबानी होती है, और जितना जिसके किरदार को गलत पेश किया जाए उतना सियासत में कामयाबी आज के दौर में मिलती है। पहले का दौर मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये सब डिवाइडेशन, हिंदू मुस्लिम, ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती थी। ये चीज़ें आज बहुत आम हैं। ये चीज़ें अगर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि मुल्क को बांटा जा रहा है, मज़हब के नाम पे, फ़िरक़ों के नाम पे ये बांटा जा रहा है। ये चीज़ें पहले नहीं थी। आज सियासत का जो मयार है बहुत नीचे गिर गया। उस वक्त एक स्टैंडर्ड था जो आज नहीं देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से जो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे किस तरह की वजूहत आप मानते हैं? देखिए, किसी भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए आपको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ती है। मतलब सबको लेके चलना, सबका ख्याल रखना, जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको प्रेफरेंस देके एक लाइन में आगे लेकर आना। जब सभी लोग एक लाइन में खड़े होंगे, आगे पीछे थोड़ा बहुत अगर फ़र्क हुआ तो एक अलग बात है, लेकिन एक मीलों पीछे छूट गया और एक आगे निकल आया, तो ऐसे कामयाबी नहीं मिलती। और मौजूदा हालात में, ख़ास तौर से पिछले 7-8 साल की मैं बात करूं, तो एक ख़ास तबके को, जिसको माइनॉरिटी अगर कहूँ, मुसलमान हों, दलित हों, आदिवासी हों, या महिलाओं की बात करूँ, तो इन लोगों को पीछे छोड़ा जा रहा है। और एक माइंडसेट लोगों के जहन में पैदा किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे मैं बात अगर करूं, मतलब मेजॉरिटी इसको नहीं मानती, चुनिंदा लोग इस चीज़ को प्रोपगेट कर रहे हैं और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए लोगों को बांट रहे हैं और एक डिवाइडेशन हिंदुस्तान में कर दिया है। तो जब किसी भी मुल्क के, कह दीजिए कि जो उसमें लोग रहने वाले लोग हैं, जब वो बट जाते हैं, जब उनको एक प्रायोरिटी इक्वालिटी से नहीं समझा जाता, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात करता है, अगर हम उस इक्वालिटी पे नहीं बने रहेंगे तो कोई भी मुल्क वो तरक्की नहीं कर सकता। जब अगर हम छोटा सा एग्जांपल दूँ, आज़ादी जब हमने ली, जब अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम लोग बाहर आए, तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि किसी हिंदू का एफर्ट ज़्यादा था, मुसलमान का कम था, दलित का कम था, नहीं। एक यूनाइटेड फ्रंट था, सबने एक होके आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल करी। तो कामयाबी मिली ना उस चीज़ में। अब एक तरक्की हो रही है और तब डाउनफॉल आ रहा है। अब देखें आज जीडीपी के भी क्या हालात हैं।
मुल्क में जिस तरह से फेलोशिप्स स्टूडेंट्स की रोक ली जाती है, सैलरीज में कट ऑफ हो गया है, पेंशन में कट ऑफ हो गया है, तो ये तरक्की की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये डाउनफॉल हो रहा है। और ये डाउनफॉल इसलिए हो रहा है कि आपने जो मेन इश्यूज़ हैं, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, उस पर काम ना करके आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल करके जब लोगों को बांट देंगे तो आप डेवलपमेंट और आगे बढ़ने की नहीं सोच सकते। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था उसी के आसपास में दूसरे कई मुल्क आज़ाद हुए थे, जैसे चाइना भी था, जापान था और दीगर मुल्क थे। आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? क्योंकि देखिए वही बात मैं फिर से कहूँगा कि उन लोग का टारगेट कंट्री को आगे ले जाने पे था, ना कि ये सोचने पे था कि हम इसको पीछे छोड़ दें और इसको आगे लें। जब आपका ये मकसद रह जाएगा, देखिए अगर कोई स्कूल या कॉलेज है, कोई स्कूल या कॉलेज तब तरक्की कर पाता है जब पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका रिजल्ट अच्छा हो और सब पे एक तरीके से फोकस किया जाए, तो उस कॉलेज का नाम होगा। अगर उसी कॉलेज में डिफ्रेंसिएशन होने लगे कि साहब ये हिंदू है इसको पीछे करिए, ये मुसलमान है इसको पीछे करिए, तो जब रिजल्ट में फ़र्क आएगा तो उस स्कूल का नाम नहीं होगा। स्कूल का नाम तभी होगा जब सभी लोगों को एक सी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, सबके रिजल्ट एक बराबर लगभग होंगे, अच्छे बुरे तो होते हैं, बहुत कम होता है, लेकिन एक एवरेज अच्छा होगा तो वो कॉलेज तरक्की करेगा। इसी तरीके से मुल्क की बात है कि अगर मुल्क में आप सबको लेके चलेंगे, सबका ख्याल रखेंगे, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ का, क्योंकि माइनॉरिटीज़ अगर पीछे छूट गई किसी भी मुल्क की तो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि माइनॉरिटी एक ख़ास किस्म की तबका है और इसकी क्वांटिटी की अगर बात करें तो अच्छी खासी क्वांटिटी है। अगर उसको आप पीछे छोड़ देंगे और मेजॉरिटी को आगे लेके चलेंगे तो ऐसा काम नहीं बनेगा, क्योंकि उस मुल्क की पहचान पर इस तरीके से होगी कि इसकी माइनॉरिटी कमज़ोर है, कहीं ना कहीं ये बात आएगी। तो एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए सरकार की, जिसकी सबको लेके चलेगी, सबका साथ सबका विकास। देखिए ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पा रहा है, चल नहीं रहा है जी। लेकिन अगर आपने बात की होलिस्टिक अप्रोच की, तो क्या लगता है कि आज जिस तरह की अप्रोच हिंदुस्तान में देखने को नज़र आती है, कि हम अक्सर चैनल्स पर देखते भी हैं, अखबारों में पढ़ते भी हैं, कि जिस तरह से एक तबके को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसको अवॉइड किया जा रहा है, आज किस तरह केसेस हैं, रेप केसेस आते हैं, मॉब लिंचिंग केसेस आते हैं, तो ये होलिस्टिक अप्रोच इस तरह से होती है? देखिए क्या कहेंगे इस पर? जो आपने बताया कि एक नारा भी बड़ा फेमस हुआ है, सबका साथ सबका विकास, नारा बहुत अच्छा है। ये जो स्लोगन है, जो टैगलाइन है, काश के इस पर अमल किया जाए। अगर काश इस पर अमल होता तो इन 6-7 सालों में मुल्क के हालात दूसरे होते। अगर आप आज देखें हंगर इंडेक्स में इंडिया कहाँ से कहाँ पीछे पहुँच गई, तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, मतलब ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लोगों में मतलब डिवाइड करने की कोशिश करी जा रही है। तो सबका साथ सबका विकास अगर करते या इसको स्लोगन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते तो मुल्क के हालात आज बहुत अलग होते। भले ही लोग ना कहें इस बात को, सरकार भी बखूबी जानती है कि जो आज से 7-8 साल पहले मुल्क के हालात थे, चाहे जीडीपी की बात करूं मैं, या ग्लोबल इंडेक्स होते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स या दीगर इंडेक्स होते हैं, तो उसमें जो हिंदुस्तान की गिरावट है वो आज देखने को नहीं मिलती। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब लोगों को बांटने लगे आप मज़हब के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे, तो मुल्क उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। आप एक तालिब इल्म भी है, इस पीरियड में स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटी सब बंद है, तो जिस तरह से लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम मजबूरी के तहत इस्तेमाल किया, उससे आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स को प्रॉपर एजुकेशन जिस तरह से ऑफलाइन मिलती थी उतनी ही लेवल पर एजुकेशन मिल पा रही है, या उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होने वाला है? और जब स्कूल्स और कॉलेज खुलेंगे तो बच्चे अपने आप को कैसा महसूस करेंगे वापस रिज्यूम करते टाइम? देखिए ये तो पहली जनरेशन है जिसको मैं बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिसने होली से दिवाली तक छुट्टियाँ मनाई हैं। ये पहली जनरेशन होगी। लेकिन देखिए अब पहली बात तो हम लोग के पास वो वसाइल नहीं है कि हम ऑनलाइन और डिजिटल जो इकनॉमी है बात करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म की, वो हमारे पास वो वसाइल नहीं है। अब बिहार में जहाँ बाढ़ आ गई, आसाम में, झारखंड में जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एरियाज़ हैं, कश्मीर में 2G इंटरनेट है, तो ऐसे वक्त में हम कैसे सोच सकते हैं कि हम ऑनलाइन को प्रमोट करें? तो ये मजबूरी है, मजबूरी में चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी हिंदुस्तान का वो प्लेटफॉर्म अभी नहीं है कि हम लोग डिजिटल वे में सोचें, डिजिटल वे में बात करें। तो ऑनलाइन क्लासेस मजबूरी का एक रास्ता है, वो चल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, ख़ासतौर से अगर मैं बात करूँ जो स्कूल्स में हैं, अब उनका मन घर पर लग गया, घर पे
पढ़ने में ऑनलाइन अपना खोला, सारे काम चल रहे हैं, पढ़ाई भी चल रही है, तो उनके लिए परेशानी आएगी उस चीज़ को कोप अप करने में, क्योंकि ये जो वक्फा निकला है 8-9 महीने का, 8-9 महीने किसी भी चीज़ को अपनी आदत में शुमार करने के लिए बहुत होते हैं, और अच्छे खासे लोगों की आदत में शुमार हो चुका है। और सिर्फ क्लासेज ही छोड़ दिया, आप जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जी। उनके लिए भी कल को परेशानी आएगी। सुबह उठ के जब 8 बजे नौकरी के लिए जाना होगा, मैं यही पूछने वाला था तो आपसे। वो परेशानी तो उनको झेलनी पड़ेगी। लेकिन अब चूंकि कोई और दूसरे वसाइल नहीं है, लेकिन इस पे आप टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर आप कल को सोचें कि हम इसको आगे ले जा सकते हैं, इस पे ऑनलाइन ही हम काम कर सकते हैं, तो आप इस पे नहीं चल सकते। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हिंदुस्तान का, जो चीज़ें हैं, वो उस तरीके की नहीं है कि आप सोचिए खुद, ये कश्मीर में कब से 2G इंटरनेट लगा हुआ है, तो आप 2G एक PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको 15 मिनट लगेंगे, तो आप उस पर क्लास या वर्क फ्रॉम होम कैसे करेंगे? सलमान साहब, बात एजुकेशन की चल रही है, तो मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से एजुकेशन के स्टैंडर्ड को ऊपर नीचे तरीके से देखा जाता है, फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट के जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको देखिए, आप उनकी बिल्डिंग्स देखिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके बारे में आप सोचिए कि जिनकी बिल्डिंग्स एकदम आलीशान है, बसेस बहुत एयर कंडीशन बसेस हैं, वो लोगों ने एजुकेशन को कमर्शलाइज कर दिया है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जिस तरह से है, तो क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को सेटअप नहीं कर सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और अमूमन इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन रिसर्चेस काफ़ी हुई हैं इस पे। जैसे कि अगर मैं इससे थोड़ा सा हट के इससे रिलेट करूँगा, अभी दिल्ली में कोरोना के वक्त में गवर्नमेंट ने एक कैप लगाया था कि 10,000 रुपये पर बेड, मतलब प्राइवेट अस्पताल भी जितने हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो इससे ऊपर नहीं ले पाएंगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अब 10,000 में एक जो मिडिल क्लास आदमी है वो भी सोच सकता है कि भाई मैं यहाँ अपना इलाज करा सकता हूँ। तो इसी तरीके से एजुकेशन में भी, ख़ास तौर से प्राइवेट एजुकेशन में भी एक कैप लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, कि इससे ऊपर आप नहीं जाएंगे, इतना ही जाएंगे। और साइड बाय साइड गवर्नमेंट की प्रायोरिटी मेरे हिसाब से आज के वक्त में हिंदुस्तान के एतबार से मैं बात करूँ तो 2 चीज़ों पे ज़्यादा होनी चाहिए। GDP जो हम खर्च करते हैं, ख़ासतौर से एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करती हैं। अगर क्वालिटी एजुकेशन होगी, भले ही हमारे पास 80% 90% लिटरेसी रेट है, लेकिन अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, अगर 5 साल का बच्चा या 5th क्लास का बच्चा या 7th क्लास का बच्चा अपना नाम ना लिख पाए, तो मैं नहीं मानता कि ये लिटरेसी है। सिर्फ आप कागज़ों पे उसको बढ़ा दें कि इतना लिटरेसी रेट है, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को सीखना चाहिए दिल्ली सरकार से। जो दिल्ली सरकार आज के टाइम में कर रही है, बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम से शुरू किया है, और एक आपका जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं उसको वो एक मॉडल तरीके से बना रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को एडवाइजरीज दे कि आपको पब्लिक स्कूल्स पे, मतलब पब्लिक सेक्टर स्कूल, सरकारी स्कूल जिसको हम बोलते हैं, तो उस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। उसके करिकुलम को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, ओवरऑल उसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी जो एक मिडिल क्लास या लोअर स्ट्रेटा से जो लोग आते हैं वो उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अब चूँकि स्टैंडर्ड वो नहीं है, तो एक गरीब भी सोचता है मैं प्राइवेट में भेजूँ। तो यहाँ अगर आप देखें, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फ्लरिश कर रहा है, ना कि कंट्री फ्लरिश कर रही है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक एडवाइजरी, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए स्टेट के लिए एडवाइजरीज दे कि आप पहली बात अपने स्टेट्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एक कैप लगाए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पे, प्राइवेट स्कूल्स पे, इससे ज़्यादा फीस नहीं लेंगे। और दूसरी चीज़, अपने जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है उसको अपग्रेड करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। आखिर में एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रिसेंटली कुछ रोज़ पहले मुंबई के अंदर एक केस हुआ था, सुशांत सिंह मर्डर केस। उसको लेकर नेपोटिज्म की एक आवाज़ उठी। नेपोटिज्म वर्ड बड़ा बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेमस हुआ और बहुत ज़माने में सुनने में आया। इस वर्ड का इस्तेमाल अक्सर नहीं हमने सुना था कभी। तो नेपोटिज्म की अगर बात मुंबई में कही जाए कि लोग अपने ही अपने बच्चों को हीरो स्टार्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अगर ये बात यहाँ कहूँ कि पॉलिटिशियंस भी यहाँ पर इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि एक आदमी जो पॉलिटिक्स में है उसके साथ में उसके बेटे चले आ रहे हैं, जबकि पार्टी के अंदर उनके बेटों, उनके बच्चों से ज़्यादा एक्टिव और कैपेबल लीडर्स हैं, लेकिन उन्हें वो चांस नहीं देते चूँकि उनके बेटे हैं। देखिए, नेपोटिज्म एक नेगेटिव वर्ड है जो कि यूज़ हर जगह होता है। ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ पॉलिटिक्स की, जो आप नेपोटिज्म कह रहे हैं, तो
ये तो बहुत आम है पॉलिटिक्स में। अगर देखिए कि हमारे पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो हमें अपने टारगेट्स जो हमने सोचे हैं या हमने एक सपने देखे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और हो सकता है हम पूरे भी ना कर पाए। लेकिन अगर वही मेरे फादर मिनिस्टर होते, ठीक है, या उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता, तो मेरे लिए उसको अचीव करना बहुत आसान था। आज मिलने के लिए किसी एक बड़े आदमी, मतलब बड़े पॉलिटिशियन से मिलने के लिए लोग कितने पापड़ बेलते हैं। खैर हमारी मुलाकात हो जाती है, एक अलग बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन डायनेस्टी पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, जो घरानों से चली आ रही है, जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि इसको ख़त्म करेंगे, जबकि उनकी पार्टी में अब और फ्लरिश कर रही है, उभर रही है, तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स मुनासिब नहीं है। इससे नुकसान किसको होगा? उस डायनेस्टी को तो फ़ायदा होगा, लेकिन मुल्क को उससे नुकसान होगा, क्योंकि हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके फादर केपेबल थे, उनके बेटे केपेबल नहीं है। और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल भी हैं कि अगर आप देखें कि कोई किसी का पॉलिटिक्स से बैकग्राउंड नहीं है और पॉलिटिक्स में आया है, तो आप देखेंगे कि वो कामयाब होगा, क्योंकि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने इंटरेस्ट से और हार्ड वर्क से वो वहाँ पहुँचा है। आप मुझे ये एक एग्जाम्पल नहीं बता सकते कि किसी के मतलब बेटे ने अपने फादर के या मदर के पॉलिटिकल एसोसिएशन होने के बाद उसको ना एंडोर्स किया हो, उसका इस्तेमाल ना किया हो, खुद उस पर कि नहीं साहब मैं आगे बढ़ूँगा। नहीं, हर इंसान एक जैक जो वर्ड होता है, जुगाड़ लगाता है, और अपने बच्चों के लिए लोग लगाते हैं, कभी भी उसको आगे नहीं करते जिसका उसमें इंटरेस्ट होता है। एक आम आदमी की अगर मैं बात करूँ तो नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है, जिसका खामियाजा आज हम और आप भुगत रहे हैं। हालांकि मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि अगर किसी के बाप के बाद में उसका बेटा उससे भी ज़्यादा एक्टिव है और अच्छा काम कर सकता है तो ही शुड कम फॉरवर्ड। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर कैपेबल है तो उसको भी अवॉइड किया जाए, उसकी पार्टी के दूसरे वर्कर्स को ही प्रेफरेंस दिया जाए। अगर वहाँ पर लगता है कि ये कमज़ोर है और इसका इंटरेस्ट भी नहीं है, ज़बरदस्ती उसको सीट पर बैठाना, ज़बरदस्ती इलेक्शन लड़ाना, जैसे अभी स्टार्स के हमने कई बच्चे देखे कि ज़बरदस्ती उनको सीट हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ा देते हैं। अरे भाई इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती आप क्यों उनको फोर्स कर रहे हैं? क्योंकि वो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि अगर स्टार्स के बच्चे या पॉलिटिशियंस के बच्चे एक्टिव हैं और कैपेबल हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए। लेकिन अगर उस पार्टी से जुड़े हुए दूसरे लोग जो फिनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं और उनको लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं, कैपेबल हैं, इस चीज़ को लीड कर सकते हैं, तो एक टाइम के बाद में उन सीनियर लीडर्स को उनको भी मौका देना चाहिए, ये मेरा कहना है। देखिए, अगर डायनेस्टी पॉलिटिक्स की मैं बात करूँ कि उसमें, या और किसी फील्ड की बात करूँ, जैसे कि फादर या मदर कैपेबल हैं, बेटा उनसे ज़्यादा कैपेबल है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ऐसे एग्जाम्पल अगर देखने बैठेंगे तो बहुत कम मिलेंगे आपको। लेकिन अब क्या एक ट्रेंड है जो कि पहले शायद इतना नहीं था, अब ज़्यादा हो गया है, कि अब ज़बरदस्ती उस चीज़ में एडजस्ट कराया जाता है कि अगर बाप हीरो हैं तो बेटा भी हीरो ही बनेगा, बाप पॉलिटिशियन है तो उसको ज़बरदस्ती उस पॉलिटिक्स में, भले ही वो नहीं कर पाता है, वो बात नहीं कर पाता है, वो एसेंट, वो अंदाज़ है ही नहीं, लेकिन चूंकि देखते हैं इसमें मुनाफा है, हमारी विरासत है, उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल जो आपने मुझे दिए कि मतलब अगर फादर या मदर कैपेबल हैं तो बेटा भी कैपेबल होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम मिलेंगे जी। हमें तो उस, या अगर मेरी कोई पार्टी है तो मुझे तो ऐसे इंसान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि कैपेबल हो, जिसके अंदर पोटेंशियल हो, जो मेरी पार्टी को भी और साथ बाई साथ कंट्री या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे लेके जाए, डेवलपमेंट के लिए लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक वोटर को अपने कैंडिडेट को चुनने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बस आखिरी बात में ये एक मैसेज भी होगा आपका, और वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि अपना तेरा, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैं आपको वोट दूँ, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे रिश्तेदार, उनको वोट दूँ। ये नहीं सोच रहे हैं कि उनकी जो सलाहियतें हैं, वो उनकी कैपेबिलिटी, उनके जो तजुर्बा है, वो इस चीज़ को कैरी करने के लिए सफिशेंट है नहीं है, तो वो जज नहीं करते हैं। लोग अपना तेरे के चक्कर में वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आपका क्या मैसेज और क्या तरीका होगा लोगों के लिए, वो बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, वोटर को चाहिए कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और देखे कि वो कौन सा ऐसा बंदा है जो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। एक सबसे पहली चीज़ आती है किरदार, कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, जब लोगों के साथ वो रहता है तो किस तरीके से रहता है, और साथ ही साथ उसका जो मिजाज है, एक ईमानदारी हम चीज़ कहते हैं, जो कि पॉलिटिक्स में लोग इग्नोर करते हैं। तो आपको कुछ साल उसको देखना होगा,
और अगर कोई भी इंसान इस चीज़ को फॉलो करता है तो आपको बिना मज़हब देखे हुए, बिना उसकी कास्ट को देखे हुए, क्योंकि अगर मैं बीइंग अ मुस्लिम ये बात करूँ कि इस्लाम भी किसी भी चीज़ में फ़र्क करने के लिए हमें नहीं कहता, इंसान में किसी भी तरह का फ़र्क नहीं कहता, चाहे गोरा हो या काला हो, किसी भी कास्ट से हो या किसी भी डोमेन से आता हो, इस्लाम फ़र्क नहीं करता। और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बात कहता है, इक्वालिटी की बात करता है। तो आपको किसी को फेवर नहीं करना है, हम फेवर कर जाते हैं, वोटर फेवर कर जाता है, इसीलिए एक तबका छूट जाता है, एक तबका आगे निकल जाता है, किसी के काम होते हैं, किसी के नहीं होते, एज अ होल वो उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो एक वोटर को इतना शातिर होना चाहिए कि बिना कुछ, मतलब ख़ास तौर से मैं बात करूँ तो कास्ट सिस्टम, रिलीजन, ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। वोटर को चाहिए कि उसका कैरेक्टर देखे, उसकी लॉयल्टी देखे लोगों के लिए, क्या उसको रिप्रेजेंट कर सकता है वो, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या है, कम्युनिटी वर्क उसने किया है या नहीं किया। ख़ास तौर से हम ऐसे लोगों को चुन के लाते हैं कि जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, जिनके पास वो शऊर नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे वो चुनाव जीत जाते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक वोटर को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहिए जिसको कि कल को वो रिप्रेजेंट करने जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने बहुत सारी जानकारी हमें फराहम कराई। तो नाज़रीन, ये थे सलमान साहब जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हमने डिस्कस की और कुछ नई चीज़ें उनसे जानने को हमको भी मिली। आखिर में जिस तरह से कैंडिडेट को चूज़ करने में, अपने वोट का इस्तेमाल करने में जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए वो भी उन्होंने एक्सप्लेन की। और ये हम सबको चाहिए, हम पूरे भारत के लोगों को चाहिए कि हम अपना तेरा किसी ज़ात, किसी धर्म, किसी मज़हब, किसी रिलीजन के एतबार से उसको ना तोलें। हमको ये महसूस करना होगा कि उसके बारे में जो उसका कैरेक्टर है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, क्या वो हमारे अपने एरिया के लिए, हमारे देश के लिए, तरक्की के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ काम कर सकता है। अगर ये तमाम सलाहियतें आपके एतबार से उसके अंदर महसूस होती हैं तो यकीनन आपको उसी को वोट देना चाहिए। उसी तरह की सरकार बननी चाहिए जो हमारे लोगों को और हमारे देश को आगे ले जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इसी तरह के प्रोग्राम्स लेकर आपके खिदमत पर हाजिर होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।